ये कल का आर्टिकल है। और कल का आर्टिकल इसलिए मैं कह रहा हूँ, हालांकि आर्टिकल कभी पुराना नहीं होता है द हिंदू का। ये कल का आर्टिकल है क्योंकि कल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे था। और 28 जुलाई मेरे हिसाब से जुलाई चल रहा है, तो 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है। तो इसी पे ये आर्टिकल लिखा है जिसका हेडिंग है अ फ्यूचर फ्री ऑफ हेपेटाइटिस। मतलब 2030 तक का टारगेट हमने ऐसा रखा है कि हेपेटाइटिस से हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है कि उस तरीके का मतलब वो जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हमको अपना मोडस ऑपरेंडी कैसे रखना पड़ेगा हेल्थ में, ताकि हम उस टारगेट को अचीव कर सकें। स्टार्ट किया है बेसिक से कि हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस एक डिजीज है और कहा जाता है कि इसमें लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब लीवर में सूजन आ जाना या जलन हो जाना, या ऐसे कहो कि पेन हो जाना, मतलब पेन होता है लीवर में। तो इसी को हम हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस एक डिजीज है जिससे लीवर में इन्फ्लेमेशन आता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब जलन होना, सूजन होना, पेन होना। इसको ये दो तरीके से दो टाइप का होता है ऐसा लिखा हुआ है। मतलब एक एक्यूट होता है, एक क्रॉनिक होता है। एक्यूट में काफी सीवियर कंडीशंस आ जाती है, हेपेटाइटिस बी सी डी ई जो भी होता है, हेपेटाइटिस ए। तो एक्यूट में ना बहुत सीवियर कंडीशन आ जाती है, इसमें आपको फीवर होता है, उसमें आपको वोमिटिंग भी हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाता है कभी कभी। तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस में ऐसा होता है। लेकिन क्रॉनिक हेपेटाइटिस में 6 मंथ तक सिम्टम्स बहुत कुछ पता चलता नहीं है, 6 मंथ्स के बाद ही पता चलता है। तो कहने का मतलब कि जो एक्यूट हेपेटाइटिस है वो शायद ज्यादा सीवियर है, ज्यादा सीरियस है, क्योंकि इसमें सारे डिसऑर्डर्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं, उल्टी होना जिसको वोमिटिंग कहते हैं, फीवर हो जाना, जॉन्डिस हो जाना। लेकिन क्रॉनिक वाले में 6 मंथ तक आप मतलब ऐसे कोई सिम्टम्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं। अब कॉजेस की बात की जा रही है कि हेपेटाइटिस होता किस वजह से है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये ग्रुप ऑफ वायरसेस की वजह से होता है। और इसमें एक वायरस का नाम लिखा हुआ है हेपाट्रोपिक, HEPA, हेपाटोट्रोपिक, HEPATOTROPHIC, हेपा हेपाटोट्रोपिक जो वायरस है इसकी वजह से होता है। और हेपेटाइटिस A B C D E इस तरीके की चीजें होती हैं जिसमें लिखा है कि बी और सी बहुत डेंजरस होते हैं, हेपेटाइटिस बी एंड सी। बट हेपेटाइटिस ए एंड ई की बात करें तो कहा जाता है कि वो सेल्फ हीलिंग भी हो सकते हैं, खुद से भी वो ठीक हो सकता है, या नॉर्मल तरीके से ट्रीटमेंट लीजिएगा तो भी वो ठीक हो जाएगा। ये पहला आपको रीजन बताया कि हेपेटाइटिस कैसे होता है, ग्रुप ऑफ वायरसेस। और ग्रुप ऑफ वायरसेस में जिसका नाम है उसका है हेपाटोट्रोपिक। दूसरा वायरस का नाम इन्होंने ये बोला है वेरिसेला। वेरिसेला VARICELLA, वेरिसेला वायरस की वजह से भी होता है। और वेरिसेला वायरस की वजह से चिकन पॉक्स भी होता है। तो आप ये याद रखिएगा, चिकन पॉक्स कौन से वायरस से होता है, वेरिसेला वायरस से होता है। इसके साथ साथ SARS-CoV-2 की वजह से भी होता है, SARS कैपिटल में रहेगा, ये सारे लेटर्स SARS, SARS-CoV-2। इससे स्वाइन फ्लू होता है, मतलब इस वायरस से भी हो सकता है हेपेटाइटिस बी हो जाए, या हेपेटाइटिस का कोई भी ABCDE कुछ भी हो जाए। और इसके बाद कोविड-19 आप लोगों ने देखा है, बताने की जरूरत नहीं है, इसमें भी लीवर डैमेज हो जाता था। और 70-80% लीवर डैमेज हो जाता था विद इन दी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। 2 दिन में, 3 दिन में 80% 90% लीवर आपका खराब हो जाता था। इसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा कॉज इन्होंने लिखा है, ये ड्रग एब्यूज एंड अल्कोहल एब्यूज की बात कही है कि ड्रग लेने से और अल्कोहल लेने से भी आप ये हेपेटाइटिस के शिकार हो सकते हैं। चौथा रीजन इन्होंने बताया है ऑटो इम्यून सिस्टम। ऑटो इम्यून सिस्टम में आपको मैं बता दूं कि आपके शरीर में ना एक एंटीबॉडीज जनरेट होती है। बायोलॉजिकली स्पीकिंग, बहुत लोग हैं बायोलॉजी से, आपके शरीर में एक एंटीबॉडी जनरेट होती है, उसका काम होता है डिफेंसिव मैकेनिज्म, मतलब डिफेंस करती है, बाहर की बीमारियों से लड़ने में डिफेंस, मतलब वो डिफेंड करती है आपको। लेकिन ऑटो इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि यही एंटीबॉडीज आपके ऊपर अटैक करना चालू कर देती है। जैसे आप समझ, एक हिंदी में लाइन है कि रक्षक ही भक्षक हो जाती है, मतलब जो आपकी रक्षा करने वाले हैं वही आपको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो ये ऑटो इम्यून सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके शरीर में एंटीबॉडी जनरेट हो रही है, जो आपके शरीर को डिफेंस कर रही है अलग अलग बीमारियों से, ये खुद ही एंटीबॉडीज आपके ऊपर अटैक करना चालू कर देती है। इसी को ऑटो इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसके बाद राइटर ये बताते हैं कि
ये 2030 से पहले यदि इसको खत्म करना है, तो कल आपको एक इकोनॉमिक्स में फूड सिक्योरिटी में मैं 3 कीवर्ड बताया था, जिसमें आपको अवेलेबिलिटी बताया था, अफोर्डेबिलिटी बताया था और एक्सेसिबिलिटी बताया था। यही तीनों कीवर्ड इसमें भी यूज किया गया है कल के हिंदू में, कि यदि हमको 2030 से पहले इसको इलिमिनेट करना है, 2030 तक इसको रूट आउट करना है हेपेटाइटिस को, तो हमको ये 3 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। मतलब कि वैक्सीन का एक्सेसिबल हो, अवेलेबल हो और आम इस अफोर्डेबिलिटी का मतलब कि आम जनता उसको इजिली परचेस कर सके, खरीद कर सके, मतलब उसके रीच में आना चाहिए, उसके बजट में आना चाहिए। इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि साउथ ईस्ट एशिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने हेपेटाइटिस होते हैं ना, उसका 20% आपका जो आंकड़ा बताया है कि साउथ ईस्ट एशिया में ही पाए जाते हैं। और आपको मैंने बताया है कि बी और सी हेपेटाइटिस जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। टोटल जो डेथ होती है 95%, 100 में से 95% जो डेथ होती है ये हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होता है, जिसमें लिवर सिरोसिस भी कॉमन है, मतलब सिरोसिस हो जाता है, लिवर कैंसर हो जाता है, ऐसी चीजें होती हैं और फिर पेशेंट को हम बचा नहीं सकते हैं। इसके साथ इन्होंने ये बोला है कि जो वायरल हेपेटाइटिस है ना, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वायरल हेपेटाइटिस को प्रिवेंट किया जा सकता है, जिसमें ए एंड ई की बात कही गई है, जिसको क्लीन फूड से, गुड पर्सनल हाइजीन से, सेफ वाटर और सैनिटेशन से, इस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और बी और सी को प्रिवेंट करने के लिए हमको थोड़ा अलग जुगत लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल बी और सी को रोकने के लिए इन्होंने इम्यूनाइजेशन लिखा है। इसके साथ साथ बर्थ डोज, जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, उनकी बात की गई है। सेफ ब्लड की बात, एक्सेस टू सेफ ब्लड की बात की गई है, सेफ सेक्स की बात की गई है और सेफ निडल यूजेस की बात की गई है। मतलब ये सब चीजें करके हम हेपेटाइटिस बी और सी से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि हेपेटाइटिस बी को सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन से भी हम रूट आउट कर सकते हैं। और जो बहुत सारे ऐसे पावरफुल एंटीवायरल ड्रग्स बन रहे हैं, इससे भी हम हेपेटाइटिस बी एंड सी को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अर्ली डायग्नोसिस की बहुत जरूरत है और इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है। तब हो सकता है कि 2030 आते आते 4.5 मिलियन पीपल, मतलब 45 लाख के आसपास जो प्री मैच्योर डेथ होने वाली है, उसको हम रोक सकें, ऐसा राइटर लिखते हैं। इसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि ऐसा बहुत संभव, बहुत इजी ये प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ना, ये सेंट्रलाइज्ड होती है हाईली, या स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में मिलता है, जिससे जो कॉमन लोग होते हैं उनके रीच से वो बाहर चला जाता है, उसको खरीद नहीं पाते हैं। और इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि काफी लेट डायग्नोसिस होता है, हेपेटाइटिस हो गया है, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है। तो जब तक आप ट्रीटमेंट कराने जाते हो तब तक बहुत लेट हो जाता है और पेशेंट को हम बचा नहीं सकते हैं, पेशेंट की डेथ हो जाती है वैसी कंडीशन में। तो इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है। और इन्होंने एक और डेटा बताया कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में 10% ऐसे लोग हैं जिनको ये पता होता है कि उनको हेपेटाइटिस है, और उसमें भी 5% ऐसे लोग हैं जो ट्रीटमेंट कराते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि 10.5 मिलियन जो ऐसे लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस सी है, और 7% जो लोग हैं उनको सिर्फ पता है कि उनको मतलब हेपेटाइटिस है, और वो इलाज, मतलब ये पता है कि हेपेटाइटिस है, और 5 में से 1 बंदर इलाज करा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना, किस तरीके की चीजें। एक पूरे वर्ल्ड में इन्होंने एक एक्शन प्लान स्टार्ट किया था, एक्शन प्लान फॉर वायरल हेपेटाइटिस, पूरे वर्ल्ड में नहीं, सॉरी, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। उसका नाम है एक्शन प्लान फॉर वायरल हेपेटाइटिस, 2016 से लेकर 2021 तक, 2016 से 2021 तक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ने एक एक्शन प्लान स्टार्ट किया था, जिसका नाम है एक्शन प्लान फॉर वायरल हेपेटाइटिस, 2016 से 2021 के बीच में। अब चूंकि 2021 कह रहा है तो इसका रिपोर्ट अब आ गया है। तो रिपोर्ट आ गया है लॉन्च। इस प्रोग्राम में ये कहा गया है कि 9 कंट्रीज ने 90% कवरेज कंप्लीट कर लिया है थर्ड डोज दे के भी, और 4 ऐसी कंट्री हैं जहां पे हेपेटाइटिस बी में 1% से भी कम सीरो प्रीवैलेंस देखने को मिला है। सीरो प्रीवैलेंस का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ पैथोजन इन द ब्लड सीरम, तो 1% से भी कम आया है, मतलब एक अच्छी खबर है। इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला है कि 2030 तक का आप टारगेट रखते हैं कंप्लीट इलिमिनेट करने का हेपेटाइटिस को, तो इससे पहले आपको कुछ ट्रांजिशनल टारगेट भी रखने पड़ेंगे। मतलब 2030 तो आपका फाइनल टारगेट है कि 2030 तक हमको खत्म कर देना है हेपेटाइटिस,
लेकिन इससे पहले आप 2025 तक का भी कुछ टारगेट रखिए, इसी को ट्रांजिशनल टारगेट कहा जाता है, तब जाके आपका 2030 का ऑब्जेक्टिव अचीव करना इजी हो जाएगा। तो 2025 में 2025 में इन्होंने क्या बोला है कि जैसे बी और सी से जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसको हाफ कर दीजिए आप। हेपेटाइटिस बी और सी से जितने पेशेंट निकल रहे हैं हर साल, उसमें 2025 आते आते आप हाफ कर दीजिए, तभी तो 2030 तक आप कंप्लीट कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे। तो बी और सी से जितने भी न्यू इन्फेक्शन हो रहे हैं उसको हाफ करने की कोशिश कीजिए। और लीवर कैंसर से जो डेथ हो रही है वो 40% रिड्यूस करो 2025 से तक आते आते। लीवर कैंसर से जो भी डेथ हो रही है वो 40% रिड्यूस करने की बात की गई है। और 60% जो बी और सी हेपेटाइटिस से ग्रसित लोग हैं उनका प्रॉपर इलाज कराया जाए, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग कराई जाए। इसके लिए पॉलिटिकल कमिटमेंट की जरूरत है। इसके लिए प्राइस, जो ड्रग्स का प्राइस है, मेडिसिन का प्राइस है, उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस करने की जरूरत है। सर्विस डिलीवरी सिस्टम को बहुत ज्यादा रोबस्ट बनाने की जरूरत है ताकि बहुत इजीली पहुंच सके लोगों तक। डिसेंट्रलाइजेशन भी जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो लोकल हेल्थ सेंटर है उनको भी अथॉरिटी दी जाए, उनको भी सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ पावर। मतलब जो लोकल लेवल पे जो 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 भी हेल्थ सेंटर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, उनको भी ये ड्यूटी दी जाए कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई जो भी इसको इलिमिनेट करने का तरीका है उसमें इनका भी फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सिर्फ हेल्थ की ही बात नहीं, हॉस्पिटल्स की ही बात नहीं, मतलब ये हॉस्पिटल में ही इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए। आप विलेज एरिया में भी जाओ, और होता भी है, आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में अभी भी हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो गांव में आप जाइए, वहां पे भी कोई ऐसा सेंटर या कुछ इस तरीके का इस्टेब्लिश करिए और वहां पे इंजेक्शन दीजिए। मतलब सिर्फ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हॉस्पिटल तक ही छोड़ेंगे तो बहुत जल्दी ये टारगेट नहीं पूरा होगा। तो इस तरीके से यदि हम करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले 2030 तक हम हेपेटाइटिस बी को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।